चलो अब आते हैं मणिपुर वाला टॉपिक में। ओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात किया था वो था मणिपुर का वो एंगल जिसमें कि हम लोग ये देख रहे थे कि मणिपुर क्यों बर्न कर रहा है। ठीक है, वाई मणिपुर इज बर्निंग। ओके, उसके साथ साथ ही हम लोगों ने रीलोकेशन के बारे में भी देखा था कि वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं, अपने अपने जो एरियाज हैं उसे छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हिली एरियाज में रहने वाले मेतई ट्राइब हैं वो इम्फाल जा रहे हैं जो कि एक वैली एरिया है, और जो वैली एरिया में रहने वाले मेतई ट्राइब हैं वो सॉरी वैली एरिया में रहने वाले जो कुकी नागा ट्राइब हैं वो हिली एरियाज में वापस लौट रहे हैं। समझ में आ रहा है? जानते हो ट्राइबल कम्युनिटीज का पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है कि वो नहीं अब रहना चाहते हैं उनके साथ, जो भी हिली एरियाज है उसको अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का शक्ति दिया जाए। समझ में आ रहा है? जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहां पर वो सिंपली कह रहे हैं कि क्या करो, बंटवारा कर दो, ट्राइबल कम्युनिटी अपना अलग रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनका अलग रहेगा, उनका रिलेशन मेतई ट्राइब के साथ नहीं है, इम्फाल को आप अलग करो और बाकी जो तुम्हारे हिली एरियाज हैं उनको अलग करो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करो। ठीक है, तो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुद्दा मुद्दा बहुत सारे, मुद्दा कोई एक नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मुद्दा में प्रॉब्लम है ना तो पहले मुद्दा ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मुद्दा क्या क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम चलते हैं ना, वो है कि हिली एरियाज, जोग्राफिकली हिली एरियाज जो भी हैं, ये मणिपुर का मैप है और ये है तुम्हारा क्या, वैली एरिया, ये है इम्फाल। ओके, इम्फाल है ये जो कैपिटल है, कैपिटल एरिया। ओके, वैली एरिया है, उसके चारों तरफ ये जो है वो हिली एरियाज है। ओके, हिली एरिया जोग्राफिकली बहुत ही बड़ा है, वेयर जो वैली एरिया है वो बहुत ही छोटा है। पर ज्यादातर डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है, वैली एरिया में हुआ है, यानी कि इम्फाल में हुआ है। यानी कि पहला प्रॉब्लम जो मेतई ट्राइब को है वो है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कि ट्राइबल कम्युनिटी को ज्यादा डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। डन है, तो पहला प्रॉब्लम तो हो गया विकास से रिलेटेड। अब दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो इमीडिएट काउस की तरह एक्ट किया वो था तुम्हारा एसटी का दर्जा देना। किसको एसटी का दर्जा देना? मेतई ट्राइब को एसटी का दर्जा देना। अब मेतई ट्राइब को जैसे ही एसटी का दर्जा मिला, उसी तरह उसके बाद फिर जो चीन ट्राइब थे, कुकी ट्राइब थे, ओके, फिर जोमी ट्राइब थे, नागा ट्राइब थे, मिजो ट्राइब थे, ये सब ने मिलकर के इस चीज का विरोध किया कि मेतई ट्राइब को, जो कि है भले ही जोग्राफिकल एरिया कम, द जोग्राफिकल एरिया इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द हिली एरियाज, बट दे आर इन मेजोरिटी। अगर पॉपुलेशन वाइज बोला जाए तो पॉपुलेशन वाइज क्या है, जो मेतई ट्राइब है वो किस में है, इंक्रीमेंट में है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 53%, कोई 54% कहीं लिखा हुआ है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेतई ट्राइब इज लिविंग इन मणिपुर। कोई दिक्कत है इस पॉइंट को लेकर के? तो जब एसटी कम्युनिटी में मतई ट्राइब आ जाएगा तो उनका और भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया था कि एसटी का दर्जा देने से वो इमीडिएट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तीसरा रिलीजियस एंगल भी है। जो भी तुम्हारे हिली एरियाज में रहने वाले हैं वो क्या, कौन है, वो एसटी ट्राइबल कम्युनिटी तो है ही, एसटी बोल रहे हो, उसके साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, वो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। और वेर जो मेतई ट्राइब हैं वो मुस्लिम एंड हिंदू हैं, वो मुस्लिम प्लस हिंदू है, खासकर हिंदू है, लार्जर पॉपुलेशन हिंदू का है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर यहाँ पर जमीन खरीद बिक्री का भी एक प्रॉब्लम है, जहां पर ये जो पोर्शन में रहने वाले लोग हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहीं पर जो हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो जमीन खरीद सकते हैं तुम्हारा वैली एरियाज में। इन्हें भी जमीन चाहिए, ये सारे एरिया में वो भी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि
यहाँ पर पीपल ज्यादा है मैतेई ट्राइब के, इसलिए एमएलए की जो संख्या है मैतेई ट्राइब का वो भी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल कम्युनिटीज है। ठीक ना? तो अभी तक बस सिंपल पॉइंट चल रहा है। अब जो आज का हमारा एंगल था ना वो डिफरेंट है और उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है स्लिप कर रहा है। बहुत सारे कारण है, ये आज की लड़ाई नहीं चल रही, ये सालों पुरानी लड़ाई है। ओके, बस अभी क्या हुआ है कि इमीडिएट इसमें आग लग गया है जिसके वजह से पूरा मणिपुर जल रहा है। देखते हैं अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आज के जो आर्टिकल्स हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि अमित शाह जा करके वहां पर क्या कर रहे हैं। You can see out here Manipur unrest ethnic class nothing to do with insurgency, उसको थोड़ा लगा दो। Manipur unrest ethnic class nothing to do with insurgency, CDS चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, वो एनडीए का पासिंग परेड में गए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर इंसर्जेंसी का मुद्दा नहीं है, मिलिटेंसी का मुद्दा नहीं है, वहां पर तो एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। यानी कि दो एथनिक ग्रुप जो हैं वो लड़ रहे हैं, मितई कम्युनिटी लड़ रही है, मतलब सिविल वार की तरह है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से लड़ रही है, यहाँ पर इंसर्जेंसी मिलिटेंसी का मुद्दा नहीं है। अब इसी के अगेंस्ट में ये दूसरा आर्टिकल दे रहा है कि ब्लेम नार्को टेररिज्म बाय कुकी मिलिटेंट। मैंने यही बोला ना कि बहुत सारे मुद्दे हैं और इसीलिए मैंने वो मुद्दा छोड़ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर समझाना था तुम लोगों को कि यहाँ पर हो सकता है कि म्यांमार के ट्राइबल्स जो चीन ट्राइब हैं, चीन स्टेट है वहां पर, चीन स्टेट में रहने वाले चीन ट्राइब जो हैं उनका रिलेशन जानते हो किससे है? कुकियों से है। और हो क्या रहा था कि बहुत सारे एरियाज जो हैं तुम्हारे हिली एरियाज जो हैं, अगर तुम मणिपुर को देखोगे तो मणिपुर का जो बॉर्डर है ना वो म्यांमार के साथ सटता है। यहाँ पर चीन लोग रहते हैं, यहाँ पर कुकी लोग रहते हैं और चीन और कुकी जो है वो एक तरह से रिलेशन है उनका। ठीक ना? बहुत पुराना संबंध रहता है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। और होता क्या है कि चीन कम्युनिटी म्यांमार में से भारत में आ करके, बहुत ही पोरस बॉर्डर है, ऐसा नहीं है कि पूरा फेंसिंग किया हुआ है, एक एक इंच को बहुत ही अच्छी तरह से डिमार्केट कर दिया गया है, वो इजीली इंटर कर जाते हैं और उसके बाद फिर जो इंडियन टेरिटरी है वहां पर पॉपी का कल्टीवेशन करते हैं, ओपियम का कल्टीवेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? इलिसिट ओपियम कल्टीवेशन चलता है, यहाँ पर गांजा अफीम उगाते हैं और उसके बाद फिर उसको बेच करके आर्म्स और एम्युनिशन खरीदते हैं और उसके बाद फिर इंसर्जेंसी करते हैं भारत में। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि छूट रहा था कहीं ना कहीं। जब यहाँ पर सीडीएस ये बात कहते हैं तो वो सही कह रहे हैं कि यहाँ पर दो एथनिक कम्युनिटी लड़ रहे हैं, पर क्या उस एथनिक कम्युनिटी को लड़ने के बीच में एक चीन कम्युनिटी जो है उसको क्यों लोग छोड़ दे रहे हैं कि चीन और कुकी मिल करके, जो चीन वहां से आ रहे हैं वो अपने साथ आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके आ रहे हैं। ओके, और अगर मेतेई ट्राइब का एक्सपेंशन तुम्हारा हिल एरियाज में हो रहा है तो हो सकता है कि वहां पर जो इलिसिट ओपियम कल्टीवेशन होता है उसको धक्का पहुंचता। ओके, और ये जो एक्सपेंशन ऑफ द मेतेई ट्राइब टुवर्ड द हिली एरिया है वो एक थ्रेट पोजेस कर रहा था टू द कुकी चिन ट्राइब जो कि वहां पर कल्टीवेशन कर रहे थे इस तरह के ओपियम का। तो ये एक ब्लेम नार्को टेररिज्म, मतलब कि नारकोटिक्स की वजह से जो आतंकवाद कुकी मिलिटेंट के द्वारा किया जा रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पता चला है। और ये पॉइंट कंप्लीटली डिफरेंट है जो कि तुम्हारे सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आर्मी के जो सबसे हेड होते हैं उनका कहना है। लेकिन वो भी गलत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, कोई एक कारण नहीं है। 1857 का विद्रोह पड़े थे ना, पॉलिटिकल काउजेस थे, रिलीजियस काउजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस थे। ओके, बहुत सारे कारण थे। इमीडिएट काउज था, रॉयल इनफील्ड राइफल में उन लोगों ने क्या किया था, जो कार्टिलेज लगाया था उसकी उसकी जो उसका जो चमड़ा था वो चाहे तो गाय के चमड़ों से बने हुए थे या फिर शुअर के चमड़े से बने हुए थे, जो एक के लिए हराम है और एक के लिए पूजनीय है। वो इमीडिएट काउज का काम किया था। यहाँ पर जो एसटी का स्टेटस है वो इमीडिएट काउज का काम किया है, लेकिन दोनों समुदायों में जो प्रॉब्लम है वो कोई एक दो दिन का तो है नहीं, वो तो बहुत सालों से चलते हुए आ रहा है। ओके,
तो इसीलिए सीडीएस सर्विस सही है, लेकिन तुमको नार्को टेररिज्म को भी नहीं भूलना पड़ेगा। वो भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नार्कोटिक्स से जो अफीम गांजा की खेती और उसका बिक्री है, उससे बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ मनी आता है, जिससे कि आर्म्स एंड अम्युनिशन खरीदे जाते हैं और इंसर्जेंसी की जाती है। ऐसे कुछ देश हैं, उसको तुम मैप के जरिए समझो। यू कैन सी आउट हियर, इसको कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट, इस तरह का चांद की तरह बना हुआ है ना। अब ये जो तीन देश हैं उसका नाम सुनो, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों ऐसे जगह हैं जहां पर अफीम की खेती खूब होती है, और इनका नाम क्या है, गोल्डन क्रेसेंट। ओके। और तीन और देश का नाम देखो, इसको कहते हैं गोल्डन ट्राइएंगल। एक बर्मा, थाईलैंड, और इधर तुम्हारा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये सब कंबोडिया में भी होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो सिंपली क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो थोड़े से ऐसे कंट्री हैं जहां पर मिलिटेंसी बहुत ही ज्यादा चल रही है, सॉरी, जहां पर मिलिट्री कंट्रोल है, मिलिटेंसी तो है ही, मिलिटेंसी में कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, म्यांमार में मिलिटेंसी है ही। तो बर्मा हो गया रीजन, थाईलैंड का रीजन, लाओस का रीजन, वियतनाम का रीजन, इवन कंबोडिया का रीजन, ये मिलाकर के गोल्डन ट्राइएंगल बनाते हैं। ये ऐसा ट्राइएंगल है जहां पर ओपीएम की खेती होती है, और इसी का एक्सपेंशन भारत में भी हो रहा है। ध्यान से समझो, भारत की जो दो पार्ट हैं, एक ईस्ट और वेस्ट, दोनों ही खतरे में है बिकॉज ऑफ नार्को टेररिज्म। पंजाब में क्या तुम लोग नहीं सुनते हो कि अफीम भेज दिया जा रहा है? जहां हमारा युवा अफीम की, देखो एडिक्शन बहुत खराब चीज है। एडिक्शन तुम सोच भी नहीं सकते हो कि क्या है। एक बार कोई फंस गया एडिक्शन में, किसी भी चीज का वो एडिक्शन हो गया, तो उसको निकालना वहां से बहुत मुश्किल का काम होता है। और ये जो पार्ट है गोल्डन क्रेसेंट का, वो चाहता है कि भारत को भी इस गोल्डन क्रेसेंट में शामिल कर लिया जाए। ये पंजाब और गुजरात वाला जो रीजन है, सुनते हो कि गुजरात में इतना पकड़ाया, इतना पकड़ाया, हाँ, इतना किलो हीरोइन पकड़ाया, ये सब गोल्डन क्रेसेंट से यहाँ पर भेजा जाता है ताकि हमारे युवाओं को बर्बाद किया जाए। और यहाँ पर भी गोल्डन ट्रायंगल से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, ताकि हमारे युवाओं को भड़काया जाए। उनको देखो, क्योंकि पैसा बहुत इजीली आ जाता है, लार्जर अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है बहुत ही इजी वे में, और उसके बाद फिर तुम अपना एजेंडा को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हो, क्योंकि सब चीज का जो बेस है ना, वो मनी है। अफीम की खेती से आतंकवाद का जन्म जो है वो नार्को टेररिज्म। द सीरियस इशू ऑफ नार्को टेररिज्म एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पोजिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, क्या लिख रहा है यहाँ पर, द सीरियस इशू ऑफ नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म एक सीरियस इशू है, और एक्सटर्नल एग्रेशन, और यहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन बाय द चिन कम्युनिटी ऑफ म्यांमार, ठीक है। बाहर से हमें, म्यांमार से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंसर्जेंसी देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसानी से फिर वो लोग क्या करेंगे, घुसेंगे मणिपुर में, हमला करके फिर जाके म्यांमार में छुप जाएंगे। लेकिन भारत भी घुस के फिर मारेगा, फिर करो। लेकिन भारत को वो स्टेप लेना होगा। भारत ने पहले दिखाया है कि इंडिया इस तरह के स्टेप ले सकता है, और इंडिया को ये सब स्टेप लेने ही पड़ेंगे। ओके। सो ये सारा सिचुएशन अराइज हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा बाहरी देशों का भी हाथ है, इसको नहीं भूलना चाहिए। जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। People have been displaced from their home, disturbing normal life in the state, said the petitioner NGO People's of Alliance। ठीक है, तो यही यहाँ का क्रक्स था